गुड मॉर्निंग लाल एवं लालियों। स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल करंट। चलिए पढ़ते हैं अपन। देखिए, ये तो टेस्ट है आरक्षक बैच का अपना। ये आपको पता है कि रेलवे में वैकेंसी आ रही है, मध्य प्रदेश में आरक्षक भर्ती आने वाली है तो उसका है, और मध्य प्रदेश में एसआई भर्ती आने वाली है तो उसका बैच स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है ना। इसकी क्लास आप कोचिंग के यूट्यूब चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं और नोट्स वगैरह और रेगुलर क्लासेस के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बीएससी इंस्टीट्यूट गूगल प्ले स्टोर से। अभी अपन एसएससी बैंक और रेलवे की क्लासेस भी चालू कर रहे हैं तो इनको भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। और 12th पास असिस्टेंट के लिए फ्लैट और सीयूईटी इनके भी बैच चालू कर रखे हैं अपन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन आज की करंट अफेयर्स। बेहतरीन क्वेश्चन है, साथ में स्टैटिक तो अपन कर ही रहे हैं। अपन जानते हैं कि स्टैटिक पेपर में वही आती है जिसका संबंध कोई ना कोई करंट रहता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना भारतीय, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर 1 लाख वाला इंपॉर्टेंट, लखपति क्वेश्चन 1 लाख का। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण मतलब आईआरडीएआई मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म भी ध्यान रखना हमको। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जून 2023 में किस कंपनी को भारत में अपना बीमा कारोबार शुरू करने की मंजूरी दी है? आप जानते हैं जो बीमा से संबंधित कंपनी है उनको जो लाइसेंस देता है या मंजूरी देता है वो कौन देता है? इरडा देता है। ठीक है ना, आईआरडीएआई। तो अभी किस कंपनी को भारत में अपना बीमा कारोबार शुरू करने की अनुमति दी है? आईआरडीएआई ने। ऑप्शन है गो डिजिट, डिजिटल नहीं है डिजिट है, गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी, एलिवेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, एलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो अभी हाल ही में किसको मंजूरी दी है ये आपको बताना है। बताइए क्या आंसर होता है। तो देखिए इसका जो आंसर है अपना, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इरडा के बारे में। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना देख लेते हैं, इसका मुख्यालय देख लेते हैं और इसके अध्यक्ष चेयरपर्सन देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय है कहाँ पर? देखो इसका मुख्यालय क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम अधिकतर मुख्यालय कहाँ सकते हैं, मुख्यालय या तो दिल्ली में या मुंबई में देख लेते हैं। ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसका मुख्यालय ना मुंबई में ना दिल्ली में, इसका मुख्यालय है कहाँ पर? हैदराबाद में। समझ में आया कि नहीं आया? और इसके अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष का नाम आप बताइए, जब तक मैं बताता हूँ, जब तक इसके आंसर देखते हैं हम। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने जून 2023 में किस कंपनी को भारत में अपना बीमा चालू करने का अनुमति दी है? तो इसका जो आंसर हुआ है गो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। अब ये कंपनी कहाँ की है? अब ये भी पूछ सकते किस देश की कंपनी को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने अनुमति दी है? तो देश का नाम भी पूछ सकते हैं। तो ये कंपनी है कहाँ की? कनाडा की। कनाडा की कंपनी को आईआरडीआई ने अनुमति दी। ठीक है ना। और इसमें एक महत्वपूर्ण भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, वो कौन सी? एलआईसी। एलआईसी भी कहाँ की कंपनी है? भारत की। ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। तो पहले इसके लिए अपन देखते कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है ना, ये अध्यक्ष। अच्छा एक और बताना है आपको, ये आप इसको आप कमेंट में देना, फिर मैं बताता हूँ। सॉरी, कमेंट में आंसर देना है। दीजिए आप, मैं बता दूं थोड़ी कि इसका पुराना एलआईसी का पुराना नाम क्या है। ठीक है ना, जब तक मैं इसकी स्थापना के बारे में बताता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1956 में। एलआईसी की स्थापना कब हुई? सितंबर 1956 में। इसके अध्यक्ष कौन है?
सिद्धार्थ मोहंती इसके अध्यक्ष है। तो आप दो चीज बताइए, इसके अध्यक्ष पूछे थे मैंने आपसे, इसके अध्यक्ष कौन है? IRDI। तो इसके अध्यक्ष में बताओ, इसके अध्यक्ष है देवाशीष पांडा, इसके अध्यक्ष हैं। देवाशीष पांडा कहाँ के अध्यक्ष है? IRDI के। और इसका पुराना नाम आपको बताना है, मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, कमेंट में आप आंसर दीजिए जबकि LIC का पुराना नाम क्या है? देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का पुराना नाम क्या है? ठीक है ना। और ये स्थापना कब हुई थी इसकी? 1956 में। इसके अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती इसके अध्यक्ष है। IRDA के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। मुख्यालय हैदराबाद, स्थापना 1999। किसको इसने अनुमति दी है बीमा करने के लिए? 4 डिजिट इंश्योरेंस कंपनी कनाडा। ठीक है ना। बताइए, जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। बताइए इसका आंसर क्या है? तो देखिए इसका आंसर है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 21-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। देखिए इसको हम इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें विजेता टीम कौन रही, फिर देखते हैं इसमें उपविजेता टीम कौन सी रही। ठीक है, फिर देखते हैं स्थल, मतलब स्थान कहां पर हुआ, फिर देखते हैं कौन सा संस्करण था। ये देखते हैं, देखिए इसमें विजेता जो टीम रही वो रही ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विजेता टीम रही, तो ऑस्ट्रेलिया विजेता। उपविजेता कौन रहा? हम रहे, हम मतलब भारत। स्थल कहां था? इंग्लैंड, ओवल। ठीक है ना। संस्करण कौन सा था? दूसरा। दूसरा कब से स्टार्ट था? तो 2021 से 23। पहला भी हुआ होगा, अगर दूसरा है तो पहला संस्करण। तो भाई साहब पहला संस्करण जो हुआ था वो हुआ था कब? पहला संस्करण 2019 से 2021। ठीक है ना। इसमें विजेता कौन रहा था? दूसरे संस्करण का विजेता पहले संस्करण का विजेता कौन रहा था? तो पहले संस्करण का जो विजेता रहा था वो रहा था न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड रहा। तो विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता भारत। स्थल इंग्लैंड। संस्करण दूसरा, कब से कब तक? 21-23। पहला संस्करण 19 से 21। विजेता इसका पहले का कौन रहा? न्यूजीलैंड। ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं हम। ICC का तो नाम सुना ही होगा आपने, नाम सुना ही होगा। ICC जो था इसका मुख्यालय, दूसरा इसके अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो अपन ICC के बारे में देख रहे थे। देखना मुख्यालय इसका कहां पर है? दुबई में, UAE। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? और अध्यक्ष है ग्रेग बारकेले। ये कहाँ के? न्यूजीलैंड के।
ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। दुबई कहाँ है? यूएई में। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वार्कले। कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के। क्लियर है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन। विजेता भारत। विजेता स्थल ओवल इंग्लैंड। संस्करण दूसरा 21 से 23। पहला कब हुआ था? 19 से 21। विजेता न्यूजीलैंड रहा था। आपका आंसर, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? 2023। ठीक है ना। 25 WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ होगा? इसका आंसर आपको देना है। ठीक है ना। अब ये मान के चलना, आईसीसी के जो वर्ल्ड कप के ऊपर 100% क्वेश्चन आना ही आना है, और ये इंपॉर्टेंट है। आंसर दोगे समझ में आ जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। कीजिए इसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। मिचेल वेटिस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मिचेल वेटिस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एक नया प्रकार का अवार्ड है, 2023 में एक व्यक्ति को मिला है। इसका नाम है मिचेल वेटिस अवार्ड। बताइए किसको मिला है? जगदीश बाकम को, विनोद शेखावत को, अनिल विकास को, जगदीश धनखड़ को। क्या आंसर होगा? बताइए इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं अपन। मिचेल वेटिस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहले ये देखिए किस लिए मिला है इन्हें, किसके लिए मिला है, वो क्यों मिला है, वो देखिए। नाम सुना होगा आपने, रामानाथपुरम। 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 ठीक है ना। तो रामानाथपुरम क्या है? रामानाथपुरम अभ्यारण्य। और एक और है, मन्नार की खाड़ी या मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। दोनों कहां पर है? ये दोनों है तमिलनाडु में। तो इन दोनों के बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कार मिला है। अच्छा, इसी के साथ इम्पोर्टेंट एक बात और है, ये पुरस्कार मिला है ना, ये पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय को मिला है। पहली बार भारतीय को मिला। अब अपने क्या बचा, देखो ये तो बता दिया क्यों मिला, ये भी फैक्ट देख लिया, पहली बार भारतीय को मिला। अब बात जो आती किसे मिला और किसने दिया। ठीक है ना। देने वाला है कौन? देता है ये पुरस्कार? ये देता है पुरस्कार यूनेस्को। यूनेस्को। ठीक है ना। यूनेस्को का मुख्यालय आपको पता ही होगा कहाँ है। इसका मुख्यालय है कहाँ पर? इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। ठीक है ना। इसके अध्यक्ष भी आपको पता ही होगा, तुम्हें सब पता है। मैं पता कर लेता हूँ कौन सा है। इनके अध्यक्ष, इनके जो अध्यक्ष है एंजोले, एक इनके अध्यक्ष बड़े अजीब, आंद्रे आंद्रे एजोले। नाम समझ रहे हैं ना, आंद्रे एजोले। कान में रख दिया होगा, पता नहीं। आंद्रे आंद्रे एजोले। मुख्यालय पेरिस फ्रांस। स्थापना हो गई 1945 में। ठीक है ना। 1945 में स्थापना हुई, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। अध्यक्ष आंद्रे एजोले है। अब सब पता कर लिया हमने।
अब एक ही चीज रह गई, किसे मिला? तो आंसर इसका जगदीश वाकम को मिला। जगदीश वाकम कौन है? DFO है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है। रामानाथपुरम अभ्यारण्य और मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, इन दोनों के बेहतर प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट है इसका, बेहतर मैनेजमेंट के लिए ये अवार्ड मिला है, जिसका नाम है मिशेल बेटिस अवार्ड 2023। अच्छा, इन्हें मिलेगा कहाँ पर? इन्हें देने के लिए यहाँ कोई नहीं आ रहा है, सारे को देने के लिए जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? पेरिस में। पेरिस में मिलेगा इनको। कब मिलेगा? ये 14 जून को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप करंट पढ़ रहे हो भाई साहब, अवार्ड ले रहे होंगे, क्लियर है ना। मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जगदीश वाकम को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो मिलेगा पेरिस 14। अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ एक शब्द आया, उसका आंसर आपको देना है। मन्नार की खाड़ी का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। अब ये आंसर आपको देना है कमेंट में, और मुझे लगता है आप दे देंगे। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपसे पूछा था, टैग वर्ग के लिए अध्यक्ष, तो देश लीजिए मुख्यालय दुबई में हो गया था। ये आंसर आप दोगे तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जहाँ की आपने देख लिया होगा क्या आंसर होगा या दे दिया होगा, ये होगा भारत में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने आपसे, पुराना नाम इसका LIC का पुराना नाम क्या है? LIC का पुराना नाम हिंदुस्तान इंश्योरेंस कंपनी, हिंदुस्तान इंश्योरेंस कंपनी, ये नाम है LIC का पुराना, हिंदुस्तान इंश्योरेंस कंपनी, ये LIC का पुराना नाम है, ठीक है ना। स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को, अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहन थी। देखिए, अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है बस, क्योंकि मुझे पता है वो आंसर आप दे लेंगे, आपको सब आता है। अब हमारा लखपति प्रश्न है इसमें एक, मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण के दौरान किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है? कौन सा पुरस्कार है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? और एक क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ठीक है, आंसर क्या है? देखिए फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए, इसका आंसर है, कौन सा पुरस्कार चौथे संस्करण के दौरान किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो इनका नाम है डॉक्टर पैगी मोहन। पैगी मोहन को ये पुरस्कार मिला है। और किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा कार्तिक सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम को ये अवार्ड मिला है। ये किसको मिला है? डॉक्टर पैगी मोहन को कौन सा मिल गया? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। और कार्तिक सुब्रमण्यम को कौन सा मिला? पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है ना। ये हमारे 2 लखपति प्रश्न थे, वो अवार्ड वाला था, इसलिए मैंने ये अवार्ड वाले आपको करा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, लाल और लालियों कार मतलब 4 लाख बार इंपॉर्टेंट हंसने वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण QIDAI का CEO किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। ऑप्शन है अमित अग्रवाल, सुबोध कुमार सिंह, देवाशीष पांडा, सिद्धार्थ मोहंती। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का CEO किसे नियुक्त किया गया है? और UIDAI, इसका भी फुल फॉर्म पेपर पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए इसके बारे में देखिए, इसकी स्थापना
अब देखना स्थापना में भी दो मत है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। देखना इसकी संपूर्ण जानकारी क्या है। स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये नीति आयोग के अंडर में था, के अधीन एक कार्यालय था। तो स्थापना कब हुई इसकी? स्टार्टिंग 2009 में। पर 2009 में इसका कैसा प्रारूप था? एक कार्यालय के रूप में था। तो किसके अंडर में काम करता था? नीति आयोग के अंडर में काम करता था 2009 में। ठीक है ना? मतलब नीति आयोग तो आगे बता, इसका पुराना नाम योजना आयोग। मोदी सरकार आई, उसने योजना आयोग का नाम बदल के कर दिया नीति आयोग। आप डेट बता देना इसकी, भाई साहब कब बनी थी। ठीक है ना? दादा भाई ने नीति आयोग को कब बनाया था? ठीक है ना? तो स्थापना 2009 में। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? आधार अधिनियम आया, आधार अधिनियम 2016। इसके द्वारा ये कैसा बन गया? ये वैधानिक निकाय बन गया, वैधानिक निकाय। ठीक है ना? तो इसका अपना खुद का एक अलग से काम हो गया। अब ये किसी के अंडर में ना होकर ये खुद एक निकाय बन गया, एक बॉडी बन गया सरकार की, तो खुद ही अपना काम करने लगे। क्योंकि वैधानिक निकाय होता है, एक संवैधानिक निकाय होता है, दोनों क्या होता है? एक शब्द होता है वैधानिक। तो राइटिंग के ऊपर मत जाना, इन्हें कब बोलिए ऑफ है। वैधानिक निकाय और एक होता है संवैधानिक निकाय। एक लाइन में हम दोनों को पता कर लेते हैं अंदर क्या होता है। अगर जिनका वर्णन संविधान में है, जिनका वर्णन संविधान में है और शक्ति संविधान में वर्णित है, शक्ति काल में वर्णित है, संविधान में वर्णित है, मतलब जिन्हें शक्ति संविधान से मिलती है, तो वे तो संवैधानिक हो गए। ये हो जाएंगे कैसे? गैर संवैधानिक। वैधानिक को गैर संवैधानिक भी बोलते हैं, इनको ही बोलते हैं क्या? गैर संवैधानिक। ठीक है ना? इनका वर्णन कहाँ मिलता है? इनका वर्णन संविधान में नहीं मिलता है, तो फिर इनका वर्णन कहाँ मिलता है? इन्हें बनाया जाता है संसद द्वारा। इन्हें संसद द्वारा बनाया जाता है। अगर संसद नहीं बना रही है, मतलब सरकार अपने लिए बना रही है, तो ये सरकार के लिए काम करती है। ठीक है ना? सरकार अपने हिसाब से इनसे काम लेती है। ठीक है ना? तो इन्हें शक्ति कहाँ से मिलती है? इन्हें शक्ति संसद से मिलती है, इन्हें शक्ति संसद से मिलती है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये आधार जो हमने देखा। ठीक है ना? यूआईडीआई, ये भी कैसा वैधानिक निकाय, मतलब इसे किसने बनाए? संसद ने बनाए। तो इसकी शक्ति कहाँ है? संसद के पास है। कानून बढ़ाना घटाना ये संसद के पास है। इनका कहाँ है? इनमें आपको संशोधन करना पड़ेगा, जो हमने संवैधानिक देखी। ठीक है ना? अब एक इसका काम क्या है? आओ थोड़ा सा काम और देख लेते हैं। काम तो आप सब जानते होंगे, आधार नंबर जारी करना। आधार नंबर, अभी आप जानते पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? तो ये 12 डिजिट का होता है। 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है, जो हर व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है ना? तो हर व्यक्ति का अपना एक आधार नंबर होता है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है इसका कहाँ पर? मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है ना? तो हमने इसकी स्टार्टिंग कब देखी? 2009 में पहली बार ये अस्तित्व में आया। लेकिन किसके अस्तित्व में आया? योजना आयोग। योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या है? नीति आयोग। डेट आप बताएंगे। ठीक है ना? तो एक कार्यालय के रूप में काम करता था। आगे के चल के क्या हुआ? आधार अधिनियम 2016 आया, इसे वैधानिक निकाय बना दिया।
आधार नंबर बनाना। आधार नंबर कितने का होता है? 12 डिजिट का होता है। क्लियर है? अब इसके सीईओ, इसका आंसर है अमित अग्रवाल, इसके सीईओ बने। कौन? अमित अग्रवाल। क्लियर है ना? अभी हमने ये पढ़ के आए, देवाशीष पांडा काय के बने? IRCAI। ठीक है ना? सिद्धार्थ मोहंती काय के? LIC के। सुबोध कुमार सिंह अभी देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये समझ में आएगा तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में ताप्ती भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? अगला छपने वाला क्वेश्चन है अपना, ऐसा कैसा उठा के पेपर में रख देंगे अपन और आप ऐसा कैसा छाप देना आंसर। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में ताप्ती भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? कैसा बंदरगाह है ये? ठीक है ना? और कहाँ बना है तो आपको बताना है। विशाखापट्टनम, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में ताप्ती भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? पिछला क्वेश्चन हमने देखा था। भारतीय पेंशन पहचान प्राधिकरण UIDAI की सीईओ ने कौन किया है? तो आंसर था अमिताभ अग्रवाल। सुबोध कुमार सिंह, इनके बारे में और बता देता हूँ मैं। देखिए सुबोध कुमार सिंह के बारे में, सुबोध कुमार सिंह, सुबोध कुमार सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। आपने नाम सुना होगा NTA। NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है ना? राष्ट्रीय राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी है ये। ठीक है ना? उसके में निदेशक चुना गया है, महानिदेशक बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है। NTA का काम है हमारे देश में जो हायर एजुकेशन की जो परीक्षाएं होती है, जैसे नीट वगैरह होता है, IIT वगैरह, उनकी परीक्षाएं कंडक्ट कराता है। कौन? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2017 में। 2017 में इसकी स्थापना हुई। इसके महानिदेशक जनरल डायरेक्टर कौन बने? सुबोध कुमार सिंह। ठीक है ना? और ये इसी साथ मैंने आपको ऑप्शन इसलिए लिखवा दिया था, ये ऑप्शन तो इसलिए बनाया था क्योंकि UIDAI के सीईओ और NTA के जनरल डायरेक्टर, इन दोनों को एक साथ बना दिया है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन का आंसर और बताना आप। 53वां कौन सा बा? 53वां महानिदेशक स्तर का या स्तर की सीमा सुरक्षा सम्मेलन कहाँ और किसके बीच हुआ? ये आप बताओ इसका आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पद्मा भारतीय स्तर की सीमा सुरक्षा सम्मेलन कहाँ और किसके बीच हुआ? बताइए। तो देखिए, तो आपने देखना 53वां महानिदेशक स्तर की सीमा सुरक्षा सम्मेलन या सीमा समन्वय सम्मेलन 2023 2023 हाँ और किसके बीच में हुई? तो कहाँ देख लें पहले? हाँ तो हुई मतलब न्यू दिल्ली में हुई। अब किसके बीच में हुई? तो देखिए, ये हुई
नाम सुना ही होगा आपने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। और दूसरा कौन है? बीजीबी। बीजीबी का फुल फॉर्म क्या है? बीएसएफ का तो आप जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीजी का मतलब है बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये सीमा समन्वय सम्मेलन 2023 53वें नंबर का हुआ। ठीक है ना? तो इसके हमें डायरेक्टर जनरल बताइए। डायरेक्टर जनरल डीजी या महानिदेशक, इसके महानिदेशक है नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल इसके महानिदेशक है। ठीक है ना? 2023 का तो कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। 2022 का ये हुआ था ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है ना? तो एक बार इंडिया में, एक साल नेक्स्ट ईयर में बांग्लादेश है, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश, ये चलता है। ठीक है ना? तो 53वां महानिदेशक स्तर की सीमा सुरक्षा सम्मेलन 2023 का कहाँ और किसके बीच में हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। किसके से? बीएसएफ और बीजीबी के बीच में। ठीक है, ये बांग्लादेश का, ये इंडिया, इन दोनों के बीच में इसके महानिदेशक नितिन अग्रवाल। तो ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ ना? तो ये अब नहीं सीखा में। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए आप इसका, यहाँ देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। UIDAI, अभी बताए थे। UIDAI मुख्यालय न्यू दिल्ली में बना 2009 में, कार्यालय के रूप में 2016 में ये वैधानिक निकाय बन गया अधिनियम के द्वारा। ठीक है ना? सीईओ बताई दी है आपको, सीईओ कौन है। अब आप ये बताइए, किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, बताइए। 3 बार क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किसके अधीन काम करता है। अभी मैं बताता हूँ, जब तक आप कमेंट में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में दाप की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? भाई जिसे पता नहीं है, पता नहीं क्या लगा के आएगा, और जो दिमाग लगाएगा गलत ही लगाएगा। ठीक है ना? क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि बंदरगाह कहाँ होती है। ठीक है ना? तो विशाखापट्टनम, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय। तो बताइए इसका आंसर कहाँ होगा और कहाँ लगेगा? तो देखिए इसका आंसर क्या? केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में दाप्ती भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? इसका आंसर है मेघालय। अब आप देखिए, बंदरगाह तो आप जानते हैं कहाँ होते हैं, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे होते हैं। विशाखापट्टनम लगा सकते थे, तमिलनाडु, कर्नाटक लग सकते थे, क्योंकि ये आप जानते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट पर है। मेघालय न लगता बंदरगाह के नाम से, और ये मेघालय में ही बना है। इंपॉर्टेंट ये है, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार बनाना, व्यापार बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है ना? तो इसे बंदरगाह के रूप में जाना गया है। जमीन पर ही है ये, पर इन दोनों के बीच में व्यापार बढ़े। मेघालय में स्थान है दाप्ती, वहां पर इसे बना गया है दाप्ती भूमि बंदरगाह, तो भूमि पर बना बंदरगाह है। ठीक है ना? बढ़ाना है, तो आंसर इसका मेघालय। अच्छा, मेघालय के सीएम कौन है और इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर, इसके यहाँ क्या? कोनराड संगमा सीएम है। गवर्नर कौन है? तथागत, तथागत रॉय इसके
सीएम है। अच्छा, एक इसी के साथ आप बताना, गवर्नर जो इनके तथागत रहे, तथागत नाम से किसे और जाना जाता था? तथागत नाम से किसे जाना जाता था, ये आपको बताना है। अच्छा, एक और जानकारी, मेघालय। मेघालय को हम कहते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड, ये हम नहीं कहते, अंग्रेज आए थे तो उन्होंने रखा था इसका नाम, पूर्व का स्कॉटलैंड। ठीक है ना? किसको? मेघालय को कहते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड। सीएम हो गए कर्नाड संगमा। इसके गवर्नर हो गए कौन? गवर्नर हो गए तथागत रॉय। तथागत किसके लिए कहा जाता है, ये आपको बताना है। क्लियर है ना? मेघालय बना कब था? देखो, मेघालय बना असम से अलग होकर। इससे अलग होकर बना, असम से अलग होकर, असम से अलग होकर, अलग होकर 1972 में बना। ठीक है ना? इसकी एक चीज और ध्यान रखना, इसकी एलिफेंटा फॉल जो है, एलिफेंटा फॉल झरना, एलिफेंटा फॉल्स जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, पर्यटन स्थल है मेघालय का। ठीक है ना? ये मेघालय के बारे में अपन ने देख लिया। पूर्व का स्कॉटलैंड, सीएम है कर्नाड संगमा है, गवर्नर तथागत रॉय है। ठीक है ना? 1972 में ये बना है। प्रसिद्ध स्थान है, एलिफेंटा फॉल्स है इसके। ठीक है, यहीं पे बनाया गया दाप की भूमि बंदरगाह है। क्लियर हो गए? अब आपको इसके साथ में एक आंसर देना है। भारत का डेट्रायट, डेट्रायट किसे कहते हैं? भारत का डेट्रायट किसे कहते हैं? ये आंसर तो होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए किस बंदरगाह की स्थापना की गई, किस भूमि बंदरगाह की स्थापना की गई है? तो आंसर हो जाएगा दापी। दापी के स्थान है मेघालय में। ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, मेघालय से एक चीज और ध्यान आ रही होगी, नहीं आ रही तो अब तो आई जाएगी। मासिन राम, मासिन राम, मासिन राम क्या क्यों प्रसिद्ध है? विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा के लिए, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मानसिक नाम है। ठीक है ना? तो मेघालय कहाँ पर है? असम के जस्ट नीचे पड़ता है। तो असम के जस्ट नीचे पड़ता है कौन? मेघालय। कैपिटल क्या है इसकी? शिलोंग। जानते हो शिलोंग इसकी कैपिटल है। यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं, इनके कारण इसकी जो मौसम है इसका, और यहाँ मासिनाम में बरसात होती रहती है। कौन कौन सी यहाँ पर पहाड़ियां हैं मेघालय में? गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खांसी, जयंतिया। जयंती है कि गले में खांसी है। ठीक है ना? तो गारो, खांसी, जयंतिया है। तो इस तरीके से मानसून वहां फंस जाता है और वहीं पे इतनी बरसात होने लगती है, और वहाँ स्थान जो है वो मासे नाम है, उससे सबसे ज्यादा बरसात होती है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बरसात का रिकॉर्ड जो दर्ज किया गया है वो कहाँ पर? मासे नाम में। यहीं पे एक और स्थान है चेरापूंजी। चेरापूंजी में भी बरसात सबसे ज्यादा होती है, पर उससे भी ज्यादा मासे नाम में होती है। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसका आंसर देना है। भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? मेघालय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन से बेहतरीन, 6 लाख बार इंपॉर्टेंट, लखपति प्रश्न, 6 लाख बार इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी का विस्तार किया? तो पहले देखिए कि राज्य सरकार क्या करने वाली है, वो देखिए। है ना? वित्तीय, वित्तीय वर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा वित्तीय वर्ष 23-24, 23-24 में खरीफ और रबी दोनों फसलों को
कवर करते हुए किसानों की प्रीमियम राशि 4.4 करोड़ का 100% भुगतान करेगी ये राज्य सरकार। ठीक है ना। तो किसानों को मतलब टोटल जिस राज्य का ये योजना बनाई है उसका जो 4.4 करोड़ की जो प्रीमियम राशि थी ये किसानों को भुगतान करनी थी, पूरे राज्य के किसानों को। ये किसानों को 1 रुपए जमा करना नहीं पड़ रहा और ये पूरा पूरा कौन देगी? सरकार देगी। 100% सब्सिडी। पर ये प्रीमियम राशि वो देंगे किसकी? तो देखना आपने ये सुना होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना। अब इसमें जो किसान अपनी फसलों का पंजीकरण करवाते थे, कौन सी फसल का पंजीकरण कराते थे? एक थी रबी फसल होती है, एक होती है खरीफ, बागवानी भी होती है, पर अपन इन दोनों के लिए देख रहे हैं कि इन दोनों को ही कवर किया गया है। अगर इनका पंजीकरण कराना है तो किसान को कुछ टैक्स देना पड़ता था, बीमा का कितने % देना पड़ता था रबी के लिए और कुछ % देना पड़ता था खरीफ का, तो किसानों को भुगतान करना पड़ता है। लेकिन अब भुगतान नहीं करना पड़ रहा। इस राज्य की सरकार 100% देगी अपनी तरफ से, किसानों को कुछ देना नहीं पड़ रहा। तो एक तो यही क्वेश्चन हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी और खरीफ का प्रीमियम प्रतिशत कितना था जो किसान भुगतान करते थे? तो एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा इसका। तो अब रबी का देखना, रबी का 1.5% भुगतान किया जाता था और 2% किसान इसका देते थे। ठीक है ना। जो बीमा राशि होती थी उसका 1.5% रबी का और 2% खरीफ का। अब ये 1.5 भी बच गया किसानों का, 2 भी, तो इनका वैल्यूएशन जो आया वो कितना आया? 4.4 करोड़। ये कौन भरेगा? हमारी राज्य सरकार भरेगी। तो ये राज्य सरकार कौन सी है जो ये भुगतान करेगी? इसका आंसर जो होगा वो होगा मेघालय। मेघालय सरकार जो है वो इसका भुगतान करेगी 100% सब्सिडी का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो प्रीमियम राशि दी जाती थी, तो प्रीमियम राशि कौन देगी? वह मेघालय सरकार देगी। इसका 100% सब्सिडी लिखा है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन हमारा इसका बन सकता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट कब हुई? तो इसका भी आप ध्यान रखना, जनवरी 2016 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना। तो और इसका आंसर ये हो गया मेघालय। मेघालय 1972 में असम को से अलग होकर बना। बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने मेघालय के बारे में सब देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, किस लखपति प्रश्न, किस राज्य सरकार ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? पहली बार जल बजट पेश करने वाली राज्य सरकार कौन सी है? तो इसका आंसर होगा केरल सरकार। केरल। ठीक है ना। तो केरल सरकार गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार क्या लाएगी? पहली बार क्या अपना है? जल बजट लाई है अपने। ठीक है ना। तो केरल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल ही में कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, स्पेस एक्स। बताइए इसका आंसर क्या हुआ? देखिए इसका आंसर, कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। ठीक है ना। स्पेस एक्स आप जानते हैं किसकी कंपनी है, और स्पेस एक्स का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया। किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की।
एलोन मस्क, ठीक है ना। और ये देखना इसके बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक मानव को पहुंचाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है। क्लियर है। इसी ने आप सुना होगा फाल्कन लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है, इसी का है, ठीक है ना। फाल्कन लॉन्च व्हीकल स्पेसएक्स ने बनाया है, ठीक है। मंगल ग्रह पे अपनी बस्ती बसाने का एलोन मस्क ने सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए स्पेस एक्स कंपनी को विकसित किया है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में, जिसमें हाल ही में कैरन का जिस कंपनी की सबसे कम उम्र थी 14 वर्ष में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बताइए किसने किया है? देखिए से चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? बांग्लादेश ने किया है, ठीक है ना। और इसका अर्थ क्या होता है? बिपरजॉय का मतलब होता है आपदा, ठीक है ना। तो नामकरण किस देश ने किया है? चक्रवाती तूफान है ये, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। और सुनना ही ध्यान से, यदि हवा की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटे से गोलाकार रूप में चलने लगे तो इसे ट्रॉपिकल कहते हैं, ट्रॉपिकल तूफान कहते हैं, ट्रॉपिकल तूफान या ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब हिंदी में कहेंगे तो उष्ण कटिबंधीय तूफान। और उष्ण कटिबंधीय तूफान कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा के आसपास जो आते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय तूफान कहते हैं। और यदि हवा 119 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने लगे या इससे ऊपर चलने लगे तो इस प्रकार का जो साइक्लोन आता है उसे कहते हैं हम क्या? ट्रॉपिकल हरिकेन या हरिकेन, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाता है। अब देख रहे जो उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं इन्हें अलग अलग देशों में, या ट्रॉपिकल जो होते हैं इन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानती है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है जो इक्वेटर लाइन के पास में जो गर्म क्षेत्र है उसे हम ट्रॉपिकल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय का मतलब गर्म होता है। जैसे चीन में दिया जाए तो इनका नाम होता है टाइफून, ठीक है ना। अमेरिका में लिया जाए तो अमेरिका में इनका नाम हो जाता है क्या? हरिकेन या हैरिकेन, ठीक है ना। भारत में हम इन्हें कह देते हैं चक्रवात, बवंडर कह दो तुम, गर्मी में बवंडर, बरसात होने तक चक्रवात। और ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ तो ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं तो इनका नाम हो जाता है बिली एंड एक बार और बिली, ठीक है ना। तो बिली। तो
ये इनके नाम है। तो इसका नामकरण किसने किया? बांग्लादेश। जिस देश के पास में जो चक्रवात आता है तो उन देशों के बीच का जो देश रहता है जिसे नाम रखे, वही देश रखे नहीं कि अब ये बांग्लादेश के पास में आया है तो पता चला कि इधर से ईरान इराक नाम रखने लगे। जिन देशों के पास में आते हैं उन देशों में ये बारी बारी से चलता है कि अब की बार नाम किस रहे तो अगली बार नाम किस रखेगा। तो बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है। इसका विपर्जय का नामकरण रखा है किसने? बांग्लादेश का मतलब होता है क्या? आपदा आने वाली है और एक खतरनाक आपदा आने वाली है तो बांग्लादेश भारत के क्षेत्रों को टकराएगा, तब पता चलेगा बहुत भयानक तूफान आने वाला है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आठवां, कौन सा? आठवां, महिला जूनियर हॉकी एशियन कप 2023 किसने जीता है? जापान, भारत, दक्षिण कोरिया या चीन ने? कौन सा? महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 किसने जीता है? बताइए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट यही पता चलेगा। ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसका भी आंसर है, देखिए विजेता कौन है इसका? विनर। रनअप कौन है? मतलब उपविजेता। और इसका लोकेशन कहाँ पर हुआ था? ये देखिए, तो हुआ था ये जापान में। ठीक है ना। उपविजेता कौन हुआ? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है ना। विजेता कौन बने? हम मतलब भारत। ठीक है ना। पहली बार हम जीते हैं, पहली बार भारत जीता। हराएंगे उपविजेता से, इसे ही हराएंगे। और जाए हराना मतलब समझ रहे हैं आप? 4 बार का विजेता को हराए, 4 बार का विजेता यही रहा है। 4 बार का विजेता इसे हरा दिया हमने। ठीक है, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत। हुआ कहाँ था ये? जापान में। कौन सा? आठवां महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति की है? 10 लाख बार इम्पोर्टेंट। अब ये मान के चलना पूर्वोत्तर भारत के क्वेश्चन 100% पेपर में और मणिपुर से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे आप जांच समिति का, चाहे शांति समिति का, चाहे मणिपुर के किसी भी अभ्यारण्य का, किसी भी पर्यटन स्थल का, पीएम का, गवर्नर का, कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आने वाले पेपरों पर नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? अनुसुईया उइके, अभय मनोहर सप्रे, दीपक वर्मा, टीवी सोमनाथन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखना मणिपुर के बारे में अपन देखते हैं। मणिपुर, मणिपुर को कहते हैं पूर्व का स्विट्जरलैंड। पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। एक इसे कहते हैं ऑर्किड, ऑर्किड वास्केट कहते हैं। ठीक है ना। वास्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि अब 500 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, स्पाइसेस पाई जाती है। ये फूल है, इस फूल की 500 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं ऑर्किड वास्केट। और इसे क्या कहते हैं? भारत का आभूषण कहते हैं। भारत का आभूषण कहते हैं। बना कब था ये? 1972 में। ठीक है ना। असम से अलग होगा। इसलिए एक और इसका इंपॉर्टेंट, त्रोई पुष्प पाया जाता है यहाँ पर। कौन सा पुष्प? त्रोई पुष्प त्रोई पहाड़ी पर पाया जाता है यहाँ पर। कैसा है?
विश्व में एकमात्र स्थान मणिपुर, जहाँ ये पुष्प पाया जाता है। ठीक है ना। और इसी पाया जाता है, इसी का यहाँ के लोग सिरोही फेस्टिवल या त्योहार मनाते हैं। थोड़ा बेहतरीन तो रहता है ये। ठीक है ना। तो सिरोही फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर कब बना? 1972 में बना। कब बना? 1972 में। क्या कहते हैं? पूर्व का स्विट्जरलैंड, ऑर्किड बास्केट कहते हैं, भारत का आभूषण कहते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं लोकटक झील पाई जाती है। लोकटक झील पाई जाती है। पूर्वोत्तर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है ना। इसी में आप जानते हैं कावल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है ना। कावल लामजाओ नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन? जिसका नाम है कावल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है ना। इसमें जो घास पाई जाती है उसका नाम जो रहता है वो कुफड़ी कहते हैं इसे। कुफड़ी कहते हैं। ठीक है ना। कुफड़ी नेशनल पार्क है, तो इस पार्क में कुफड़ी प्रकार की घास पाई जाती है। तो कुफड़ी घास के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? कावल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है ना। ये विरासत यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल है। लोकटक झील है जो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है। क्लियर है ना। क्लियर है ना। तो मणिपुर कब बना? 1972 में। कहा चला होगा? असम से अलग होगा। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। यहाँ क्या पाया जाता है? इसमें काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसमें एक प्रकार की घास पाई जाती है, कुमड़ी घास पाई जाती है। कुमड़ी या कहीं कुमड़ी बात एक ही है। ठीक है ना। और ये इसके बारे में अपन ने देखा, यहाँ एक विश्व में एकमात्र पुष्प है सोई पुष्प। सोई घाटी में या सोई पहाड़ी पर पाया जाता है और यहाँ पर सोई फेस्टिवल मनाते हैं। क्लियर है। इसके सीएम कौन है? गवर्नर तो हमने देख लिए, एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह कहाँ के हैं? एन बीरेन सिंह मणिपुर के कौन है? मणिपुर सीएम है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? इम्फाल की कैपिटल। ठीक है ना। नीचे मिजोरम है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। सीमा में मार से लगती है। तो इसके बारे में हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, किस राज्य के महाराजगंज में, कौन से गंज में? महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। वल्चर कंजर्वेशन सेंटर हैज बीन सेट अप इन महाराजगंज ऑफ विच स्टेट? जो वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग कहलाता है, एशियन किंग कहलाता है वल्चर। ठीक है ना। इसका कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। बताइए कहाँ पर? जहाँ महाराजगंज होगा इसका आंसर होगा। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर है, किस राज्य के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध केंद्र बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश को और किस नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर स्टेट, चीता स्टेट भी कहते हैं इसे भेड़िया स्टेट भी कहते हैं। और तेंदुआ स्टेट भी कहते हैं। चीता स्टेट हो गया, टाइगर स्टेट हो गया, भेड़िया स्टेट हो गया, तेंदुआ स्टेट हो गया। और क्या कहते हैं इसे?
कितने स्टेट भी कहते हैं इसे, स्टेट भी कहते हैं इसे। सोया का मतलब सोने वाला स्टेट नहीं, सोयाबीन वाला स्टेट, सोया स्टेट कहते हैं इसे, ठीक है ना। नदियों का मायका भी कहते हैं इसे, नदियों का मायका भी कहते हैं इसे मध्य प्रदेश को, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश के नाम है। उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा, क्योंकि आप जानते हैं चीनी सबसे ज्यादा गन्ने की खेती, ठीक है ना। दूसरा इसे क्या कहते हैं, दूध का कटोरा, देख रहे हैं आप, दूध का कटोरा, दूध उत्पादन में नंबर 1 है दूध का कटोरा, ठीक है। तो मयूरगंज कहाँ पर है, मयूरगंज है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। तो आंसर हो गया हमारा क्या, उत्तर प्रदेश, क्लियर है ना। तो ये आज हमारी बेहतरीन करंट रही, ठीक है ना, बेहतरीन इसमें स्टैटिक ठीक रही। कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, इनका आंसर आप मुझे लगता है बताएंगे, कमेंट में आंसर देना। तो आज की करंट में समाप्त करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया पढ़ते रहिए।